आज हम लोग देखेंगे पिछले लेक्चर में जो हम लोगों ने पढ़ा था टॉर्क के बारे में। तो आज टॉर्क पर एक देख लेते हैं क्वेश्चन, उसके बाद इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी और एंगुलर मोमेंटम, ये सब टॉपिक, एंगुलर काइनेटिक एनर्जी, ये सब इस लेक्चर में हम लोग लेने का कोशिश करेंगे। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन भी हो सकता है इसी में शामिल करें। तो जैसे है तुमको एक दिया हुआ है, तुमको मान लेते हैं एक क्वेश्चन पहले देखते हैं इस तरह का। जैसे हम लोग इस तरह का क्वेश्चन बनाया करते थे पुली से, तो पुली में हो गया कि दो मास तुमको एक मान लेते हैं इधर 3 kg का मास है और इधर तुमको 5 kg का मास है और तुमको यहाँ पर क्या कर दिया गया, इसको इससे सस्पेंड कर दिया गया। तो इसका जो तुमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये आई है इस बॉडी का, इसका जो पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुमको लिख देते हैं, मास इसका लेते लिख दो 1/2 kg 500 ग्राम और रेडियस हो गया इसका 50 सेंटीमीटर। तो इसका जो तुमको इसको रिंग शेप समझ सकते हैं, इसको क्या समझें, रिंग शेप। ये पुली को अगर रिंग शेप समझा जाए, रिंग की तरह ट्रीट करेंगे तो इसका आई निकाल। तो खैर इसका क्वेश्चन है कि इसका एक्सेलरेशन सिस्टम का क्या होगा और इसका मास, और इसका मास है इस पुली का। तो इस तरह क्वेश्चन बनाया करते थे। तो इसमें चेंज ये होगा, इसका पुली का इस बार आई मास दिया हुआ है, मास रहने से क्या फ़र्क पड़ेगा, इसको जो टेंशन दोनों साइड होगा ये चेंज कर जाएगा। पहले जिस जो कि हम लोग जो लॉज ऑफ मोशन बनाया करते थे क्वेश्चन इस तरह का, तो उसमें ये होता है कि तुमको इसका मास जो है, तुमको इसमें मास नहीं रहता, दोनों तरफ का टेंशन इक्वल होता था। तो अब अगर टेंशन चेंज हो जाएगा तो हम लोग का एफबीडी कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये 5G हो गया इधर की तरफ और इधर की तरफ टेंशन T1 हो जाएगा और इधर हो जाएगा तुमको 3G और टेंशन हो गया T2, तो टेंशन इधर T2। तो इधर की तरफ क्या हो जाएगा 5G माइनस T2, इधर की तरफ एक्सेलरेशन इधर A हो गया और इधर भी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। इसका एक्सेलरेशन इधर A और इसका अपवार्ड में एक्सेलरेशन A हो गया, इधर अपवार्ड में एक्सेलरेशन A। तो ये तुमको 5G माइनस T1 इज इक्वल टू 5A और T2 माइनस 3G इक्वल्स टू 3A, एक्सेलरेशन तो इक्वल ही होगा। तो इसका दो इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं, जो कि पहले से भी लिखने के लिए जान ही रहा है। तो 5G माइनस इसका T1 जो कि नीचे ये जाएगा A एक्सेलरेशन से, जितना एक्सेलरेशन से ये नीचे जाएगा उतना ही एक्सेलरेशन से और 3G का जो बॉडी है ऊपर जाएगा, तो T2 बड़ा होगा तो 3A। लेकिन इसमें है 3 अननोन हो गए, T1 T2 और A 3 अननोन हुए और हमारे पास इक्वेशन अभी 2 ही हैं। तो इसको कैसे हम लोग अब इस सिचुएशन को डील करेंगे। तो जब दो तुमको यहाँ पर इक्वेशन है और 3 अननोन, तो एक और इक्वेशन की जरूरत पड़ी। तो एक इक्वेशन कहाँ से आ सकता है, एक इक्वेशन है कि ये जो मास है, इसको ये जो बॉडी है ये तुमको ये रोटेट कर रहा है, इसके इस एक्सिस की, यहाँ पर जो एक्सिस तुमको दिया हुआ है इस पॉइंट से पास करता हुआ हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट ये घूम रहा है। तो इसका जो बॉडी होगा, इसके जो तुमको इस पॉइंट का, इस जो यहाँ पर जो तुम्हारा स्ट्रिंग होगा, इसका जो तुमको एक्सेलरेशन होगा ये A इक्वल्स टू अल्फा आर होगा और यहाँ पर ये जो फोर्स है दोनों, ये टेंशन जो यहाँ पर होगा, अगर हम इसका एफबीडी को अलग से दिखाएं, इससे एक इक्वेशन लाने का हम लोग कोशिश करेंगे। तो ये जो तुमको होगा, ये तुमको ये इसके अबाउट जो है तुमको, ये तुमको क्या करेगा, इसको जो है रस्सी जो है ये तुमको इसको जो है रोटेट करेगा। तो ये तुमको T1 लगेगा इधर की ओर और T2 लगेगा इधर की ओर और इस एक्सिस के परपेंडिकुलर एक्सिस थ्रू O, मतलब इस ढंग से इसको रोटेट करेगा, इस ढंग से ये घूम रहा होगा अल्फा। एंगुलर एक्सेलरेशन, अगर एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू अल्फा, तो इस पॉइंट का जो कि एक्सेलरेशन होगा तुम्हारा A इक्वल्स टू अल्फा आर होगा। और जहाँ तक कि ये तुमको होगा इस पॉइंट का, तो ये जो तुमको इसके अबाउट जो टॉर्क होगा, तुमको ये रेडियस है R यहाँ पर है, तो ये रेडियस अब इस ढंग से तुमको जब घूमेगा इस ये चीज़, तो ये टॉर्क है तुम्हारा, देखो ये तो तुम्हारा होगा R क्रॉस T1। तो R क्रॉस T1 जो होगा तुमको, ये क्या होगा तुमको, R क्रॉस T1 जो हो गया ये टॉर्क हो गया इसके अबाउट तुम्हारा। तो ये टॉर्क तुमको इसको क्लॉकवाइज घुमाएगा और ये टॉर्क तुमको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा।
तो इसको जब घुमाएगा तो क्या हो जाएगा, ये तुमको ये दोनों क्या हो जाएगा तुम्हें, ये तुमको इधर ये तुमको टॉर्क जो है तुमको इसका जो T1R माइनस T2R, ये तुमको क्या करेगा, इसको हम लोग क्या करेंगे T1R इसका टॉर्क हो गया, ये तुम्हारा हो गया जो क्लॉकवाइज में देगा और ये तुमको एंटी क्लॉकवाइज में घुमाएगा। तो इसका जो रिजल्टेंट टॉर्क होगा, तो इसका टॉर्क इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, आई अल्फा। तो टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा अगर एंगुलराइजेशन दे रहा है ये, तो टॉर्क का वैल्यू क्या होगा तुमको, जैसे इसको F इज इक्वल टू एम ए लिखे हैं इसके लिए, इसके टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, चूंकि पहली बार लिख रहे थे इसका इसने इस एक्सप्रेशन को मैंने लिख दिया। तो पहला टॉर्क दे रहा है तुमको, ये जाहिर है कि किस डायरेक्शन को पॉजिटिव हम लोग लेंगे, ये क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि इसका एक्सलेशन ए को इधर नीचे की ओर ही तुम्हारा जाएगा। तो ये ज़्यादा बड़ा है तुमको टॉर्क, ये तुमको इधर खुल रहा है इसीलिए इधर वाला रस्सी नीचे जाएगा। तो इसका हो जाएगा तुमको T1R माइनस T2R इक्वल्स टू आई अल्फा। तो आई का वैल्यू तुमको इसमें निकाल देंगे हम लोग। उसके बाद इसमें अब तो T1 इसको ठीक कर लेते हैं, T1 माइनस T2 इंटू आर इक्वल्स टू इसको तो MR स्क्वायर इंटू अल्फ़ा। तो T1 माइनस T2 इक्वल्स टू MR अल्फ़ा। तो इस पॉइंट का अगर एस्लेशन जो होगा यहाँ पर अगर देखें, इस पॉइंट का एस्लेशन A इक्वल्स टू अल्फा होगा, उतना ही जितना एस्लेशन से ये पॉइंट नीचे गिरा उतना ही प्लॉक उससे ब्लॉक भी नीचे आएगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ब्लॉक का जो एस्लेशन होगा, ये जो डाउनवर्ड में जाएगा, ये ब्लॉक का एस्लेशन और इसका जो एस्लेशन होगा इस पॉइंट का, ये दोनों इक्वल होगा। तो इसका इक्वेशन T1 माइनस T2 इक्वल्स टू MR अल्फ़ा। तो A इक्वल्स टू हो गया तुमको अल्फ़ा R। तो T1 माइनस T2 इक्वल्स टू M, तो ये MR जो हमारा M है तुमको MA हो जाएगा इसका MA। तो मास हो गया तुमको कितना 500 ग्राम। तो 500 बाय 1000 इंटू A, तो A/2। तो T1 माइनस T2 इक्वल्स टू A/2। ये थर्ड इक्वेशन हो गया, इक्वेशन थर्ड। और ये तुमको है पहला, इसको फर्स्ट कहें, ये सब इक्वेशन तो लिखने का तुम्हें प्रैक्टिस है ही। ये सेकेंड। अब तीनों के हेल्प से, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड के हेल्प से हम लोग एस्लेशन टेंशन जो भी चाहे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम लोग देखें तो T1 मतलब कि तुमको अगर तीनों को ऐड कर दें तो T1 हमारा कैंसिल हो जाएगा, T2 भी कैंसिल होगा। 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3 ऐड कर दें तो ये तुमको हो जाएगा 5G माइनस 3G इक्वल्स टू 5A + 3A और प्लस क्या होगा तुमको A/2। 5A + 3A + A/2, 8A + A/2, 8A + A/2, 17A/2, 2G इज इक्वल टू 17A/2। तो A इक्वल्स टू 2G मतलब 4G/17, 4G/17 ये हो गया। A का वैल्यू हो गया 4G/17, ये हो गया तुम्हारा एस्लेशन का ये वैल्यू हो गया तुम्हें। अब ये तुम्हारा हो गया 5A + 3A + A/2, तो 17A/2 हो गया और इधर 2G हो गया। तो एस्लेशन निकल गया, फिर टेंशन भी निकाल सकते हो। तो यहाँ जो मेन एक सीखने का ज़रूरत एक नया था यही कि तुमको किस प्रकार से इसका हम लोग एस्लेशन, ये जो टेंशन तुमको यहाँ पर जो डेवलप हुआ, दोनों का पहले तो बात ये हुई कि जब मास से कांटेक्ट हो जाएगा या फ्रिक्शन से कांटेक्ट, टेंशन चेंज हो जाता है। तो टेंशन चेंज होने के कारण क्या हो गया, यहाँ पर तुमको 2 ही इक्वेशन बन पाया और अननोन 3 हो गया। तो इसके लिए क्या किया गया, एक इसका टॉर्क इसमें लेंगे, इसका इफेक्टिव टॉर्क। ये जो टेंशन होगा ये T1, ये तुमको इधर की ओर इसको रोटेट करेगा
क्लॉकवाइज में, और ये T2 वाला तुम्हारा जो है आर क्रॉस एफ करे एंटी क्लॉक, इसलिए दोनों का टॉर्क माइनस हो गया। और इधर वाला बॉडी को हम लोग इधर, ये ज़्यादा बड़ा होगा क्योंकि ये इधर घूमेगा तभी ये ब्लॉक नीचे गिरेगा और ये ऊपर जाएगा। ये इधर रस्सी इधर से खुलेगा तो इसका इस पार्टिकल को नीचे आना चाहिए। तो नीचे आने के लिए अल्फा को क्लॉकवाइज घूमना चाहिए। तो दैट इज क्लॉकवाइज को इसलिए पॉजिटिव लिखा गया। जैसे कि हम लोग यहाँ पे नीचे जाता है तो T5G को क्या लिखे, बड़ा लिखे, 5G माइनस T1, इसको ये ऊपर जा रहा है तो T2 बड़ा होगा। तो उसी टाइप से T1R बड़ा होगा टॉर्क का, ये जो वैल्यू है, और इसको हम लोग छोटा लिखे, T1R माइनस T2R इज इक्वल टू आई अल्फा। और ये पुली को रिंग शेप माना गया, इसको क्या मानेंगे, रिंग शेप। रिंग शेप मतलब मास सारा जो है कहाँ पे कंसंट्रेटेड, एज्यूम कीजिए रिंग शेप एज्यूम। तो इसको जो है रेज्यूम करेंगे रिंग के शेप में तो mr² हो जाएगा। तो T1 माइनस T2 अगर डिस्क शेप पर इसको ये ज्यूम करता है, अगर पूरा भरा हुआ तो mr²/2 होगा आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो उसके अबाउट क्या कर दिया गया तुमको, उसको कैलकुलेट कर दिया गया। तो T1 माइनस T2 इज इक्वल टू ma हो गया। तो इसका मास जो है तुमको 500 ग्राम है और रेडियस का तो जरूरत नहीं पड़ा, रेडियस तुम्हारा कैंसिल आउट हो गया। तो ये तुम्हारा ये क्या निकल गया, इसका रेडियस तुम्हारा ma जो a इज इक्वल टू अल्फा आर होता ही है, तो उसमें a में एडजस्ट हो गया। और तीनों इक्वेशन ऐड कर देंगे तो हमारा क्या हो गया, a का वैल्यू आ गया। और टेंशन अगर निकालना है तो टेंशन हम लोग चाहें तो निकाल सकते हैं। तो ये तुम्हारा हो गया एक क्वेश्चन जिससे कि तुमको एक नया टाइप का इक्वेशन लिखने के लिए सीखा होगा, टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा। ऐसा ही एक आध क्वेश्चन तुमको अभी इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी में भी टॉर्क का इक्वेशन लिख के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी सिखाएंगे, एक पिछले लेक्चर में भी बताए थे। तो इसके पहले हम लोग पढ़ लेते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी थोड़ा सा। इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी, तो कोई रिजिड बॉडी इक्विलिब्रियम में होगा जब उस पर, जैसे कि हम लोग कोई बॉडी देखते थे, कोई पार्टिकल अगर इक्विलिब्रियम में होता है, जब उस पर हर डायरेक्शन से लगने वाले फोर्स क्या हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं। लेकिन अगर वह रोटेट कर रहा है, अगर वह रोटेट कर सकता है, तो अगर टॉर्क जीरो ना हो तो वह बॉडी रोटेट कर सकता है, उसको इक्विलिब्रियम में हम लोग नहीं कहेंगे। तो इक्विलिब्रियम के लिए जरूरी है कि हर डायरेक्शन के टॉर्क और हर डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स का रिजल्टेंट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो फोर्स और टॉर्क, तो जैसे कि तुमको अगर ये तुमको इक्विलिब्रियम के लिए मुख्यतः जो कहा जाए कि इस बार जो है, जैसे इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल में हम लोग लिखते थे तो उसका फोर्स को जीरो करते थे। अब की बार क्या करेंगे, इसका टॉर्क को जीरो कर देंगे। इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी, इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी, इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी। A rigid body is in equilibrium if the force and torque about any axis is zero। रिजल्टेंट तुमको जो है, दूसरे शब्द में कहें तो फोर्स जो है तुमको एफ वेक्टर इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए, और टॉर्क भी तुम्हारा ये किसी भी एक्सिस के अबाउट ये जीरो होना चाहिए। तो टॉर्क जैसे कि तुमको अगर ये तुमको तो एफ एक्स सिग्मा एफ एक्स कह दें या एफ वाई कह दें या एफ जेड कह दें, सबों का वैल्यू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। और टॉर्क भी तुमको एक्स एक्सिस के अबाउट, वाई एक्सिस के अबाउट या जेड एक्सिस के अबाउट सभी टॉर्क जीरो होने चाहिए। ये फॉर इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम हो गया। ये दोनों मिला के क्या हो गया, ये कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। लेकिन सामान्यतः जो हम लोग का क्वेश्चन होता है उसमें वर्किंग रूल कुछ अलग होगा तुमको। ये कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, ये तुमको इफ फोर्स आर इन ए प्लेन, ये तुमको जो एफ एक्स बराबर क्या होगा तुमको, अगर दो ही एक्सिस होगा एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो लिखिए,
और एफ वाई, चूँकि जेड में तो कोई फोर्स ही नहीं है, और तुमको जब तुमको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस अगर प्लेन में है, अगर ये तुमको बॉडी तुमको अगर रोटेट कर रहा होगा अगर जेड एक्सिस, तो सिर्फ जेड के अबाउट एक्स वाई के अबाउट तो ऑटोमेटिक जीरो हो जाएगा, क्योंकि फोर्स जब एक्स वाई प्लेन में है सारा, तो फोर्स एक्स वाई, तो एक्स वाई उसी प्लेन में कोई भी एक्सिस रहेगा तो उसके अबाउट टॉर्क जीरो हो ही जाता है। तो जो इसके अबाउट टॉर्क निकालने से कोई फायदा नहीं होगा, तो इसका टॉर्क सिर्फ किसके अबाउट जीरो करना है आपको, टॉर्क अबाउट जेड एक्सिस कर दीजिए, दैट्स इक्वल्स टू जीरो। इससे ही तुम्हारा क्या आ जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा। और जो जनरली तुम्हारा इसी तीन क्वेश्चन का जरूरत पड़ेगा, टॉर्क परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट। अगर फोर्स जब प्लेन में है तो सिर्फ परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट टॉर्क जीरो किया, चूंकि मैंने बताया था कि अगर एक्सिस और तुमको फोर्स अगर एक ही प्लेन में होता है तो टॉर्क ऑटोमेटिक जीरो हो जाता है। तो एक्स और वाई एक्सिस के अबाउट जो टॉर्क है वो प्लेन में रहने के कारण वो जीरो हो ही जाएगा। तो ये स्क्यू होना चाहिए, तो जेड के अबाउट जीरो कीजिए, जीरो इज इक्वल टू जीरो लिखने से कोई फायदा नहीं होगा मेरे क्वेश्चन में। तो ये जाहिर है कि वर्किंग यही हुआ कि एक्स डायरेक्शन के फोर्स इक्वल कर दीजिए, वाई डायरेक्शन के फोर्स इक्वल कीजिए और टॉर्क को जीरो करके इस तरह क्वेश्चंस को हम लोग डील कर सकते हैं। कोई बॉडी अगर रुका हुआ है तो पहले हम लोग लीनियर में सिर्फ फोर्स को जीरो करते थे, जैसे कि कोई टेबल पे बॉडी रखा हुआ है तो हम लोग ये कहते थे पार्टिकल, तो वो कहते थे कि एफ इक्वल टू क्या हो गया, मतलब एक mg लगता था नीचे नॉर्मल रिएक्शन, और उसमें चूंकि रोटेशन की बात इसलिए नहीं होती थी कि उसको एक पार्टिकल के टाइप से हम लोग ट्रीट करते थे। लेकिन अब अगर कोई बॉडी है तो उसको अगर इक्विलिब्रियम में रहना है तो उस पर टॉर्क की भी बात होगी। उसी बॉडी को अगर एक्सटेंडेड शेप दे दिया जाए तो फोर्स कहाँ से अब अप्लाई कर रहे हैं इस पर भी डिपेंड करेगा कि वह घूमेगा तो कहीं नहीं, अगर आगे नहीं भी बढ़ेगा तो उसे रोटेट भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसको हम लोग इक्विलिब्रियम में नहीं कहेंगे। जैसे कि एक आध क्वेश्चन दे सकते हैं छोटा सा इसको समझने के लिए। मान लेते हैं एक छड़ है, एक रॉड का लेंथ मान लेते हैं कि 1 मीटर है, एक रॉड का लेंथ 1 मीटर है, उसका मास तुमको 5 kg है, और उसको दो रस्सी से, दो स्ट्रिंग से, दोनों छोर से उसको सस्पेंडेड कर दिया गया सीलिंग से। तो जैसे इस तरह से फिगर को हम लोग बना सकते हैं, देखते हैं फिगर बनाते हैं। पहले एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक रॉड है, ये 1 मीटर लॉन्ग रॉड है, ये रॉड है, ये 1 मीटर लॉन्ग रॉड है, ये टेंशन T1 हो गया यहाँ पर, ये टेंशन T2 हो गया यहाँ पर, टेंशन T1 टेंशन T2। यहाँ पर इस बॉडी का मास मान लेते हैं कि 5 kg, तो 5 kg इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ही एक्ट करेगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जहाँ पर कि तुमको पूरा मास एक्ट करेगा, दैट इज ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। बहुत बार ये तुमको सेंटर ऑफ मास के बराबर भी होता है, सेंटर ऑफ मास के। और तो ये तुम्हारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब ये होगा जैसे कोई पार्ट के लिए जहाँ सस्पेंड कर दो तो जिससे कोई नहीं गिर पाए, दैट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाएगा। एक पॉइंट पर उसको अगर हम स्टिक करें और वो जो है सब तरफ से अगर क्या हो वो इक्विलिब्रियम में रह जाए तो वह जो पॉइंट है वो कहलाएगा उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो वहीं से mg एक्ट करेगा, क्योंकि इसका सब जगह मास है, लेकिन हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी से इसको एक्ट करता हुआ समझेंगे। जो कि अगर ये 1 मीटर का रॉड है, अगर ये 1 मीटर का रॉड है, 1 मीटर रॉड है, तो 1 मीटर रॉड है तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ये तुमको 50 सेंटीमीटर पे इधर से होगा, ये तुम्हारा इधर से कितना पर हो जाएगा, ये 1/2 मीटर पर ये बीच में होगा। और यहाँ पर मान लेते हैं कि एक और पार्टिकल दिया हुआ है जिसका कि मास है तुमको ये 5 kg, तो इसका मास मान लेते हैं 2 kg दे दो। चलो यहाँ से एक इस रॉड से एक 2 kg का मास यहाँ सस्पेंडेड है, ये तुमको 50 से ½ मीटर है यहाँ पर, तो इसको यहाँ से 0.2 मीटर दे देते हैं। अगर यहाँ पर से देते हैं 0.2 मीटर मतलब 20 सेंटीमीटर दूर, मतलब यहाँ से जो है अगर मीटर स्केल है तो यहाँ 50 सेंटीमीटर और 70 सेंटीमीटर लेफ्ट साइड से। तो टेंशन इसमें क्या होगा, क्वेश्चन क्या हुआ, एक रॉड है जिसका मास की तुमको 5 kg है और इसमें एक 2 kg का मास तुमको 70 सेंटीमीटर मार्क से लटक रहा है लेफ्ट साइड से। तो अगर मेजर कर रहे हैं हम लोग तो यहाँ पर का टेंशन आपको कितना होगा ये फाइंड आउट करना है। तो ये बड़ी ये जो रॉड है इज इन इक्विलिब्रियम, रॉड इज इन इक्विलिब्रियम, ये क्वेश्चन में गिवन है, रॉड इज इन इक्विलिब्रियम, ये रुका हुआ है।
तो ये रॉड सस्पेंडेड है। एक इसका मास जो है तुमको सेंटर ऑफ ग्रेविटी से 5 जी हमने लगा दिया और तुमको 70 सेंटीमीटर मार्क जो कि यहाँ से होगा, जो 0.2 यहाँ से होगा, 0.7 यहाँ से हो जाएगा। तो यहाँ पर तो तुमको 2 kg का मास यहाँ पे से सस्पेंडेड है। तो ये दोनों में टेंशन निकालना है। तो इसको अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो जो कि ऊपर का जितना फोर्स होगा उतना ही नीचे का होगा, जितना लेफ्ट होगा उतना राइट होगा। और टॉर्क किसी भी एक्सिस के अबाउट, जो परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट हम लोग कहीं से भी किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क को 0 कर देंगे, कर सकते हैं। तो ये तुम्हारा देखा जाए तो इसमें जो है एक्स एक्सिस में तो कोई फोर्स ही नहीं है, एक्स डायरेक्शन में। तो जो भी फोर्स है ये तुमको दो ऊपर की तरफ है, वाई पॉजिटिव वाई में अगर कहें तो ये निगेटिव में है। तो नीचे के फोर्स और ऊपर के फोर्स इक्वल होंगे। तो सिग्मा एफ वाई इक्वल्स टू अगर 0 कर दें इसको, एक्स वाई का मतलब इधर एक्स एक्सिस लिए और इधर वाई एक्सिस लिए, तो दैट्स इक्वल्स टू क्या हो गया, T1 प्लस T2 ऊपर माइनस कितना हो गया, ये mg है तुम्हारा। तो ये तुमको 5g प्लस 2g और ये हो गया 5g प्लस 2g इक्वल्स टू 0। तो T1 प्लस T2 इक्वल्स टू 7g। ये हो गया पहला इक्वेशन, T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 7g। अब तुम्हारा दूसरा इक्वेशन लिखते हैं, टॉर्क का लिखते हैं। टॉर्क किसी भी पॉइंट के अबाउट आप टॉर्क को 0 कर सकते हैं। तो टॉर्क अगर हम लोग जैसे कि जिस पॉइंट से अगर फोर्स पास करता है तो उसके अबाउट टॉर्क 0 हो जाता है। जिस पॉइंट से फोर्स अगर पास करेगा उसके अबाउट तो उस फोर्स का टॉर्क 0 हो जाएगा। जैसे अगर हम लोग इस इंड के अबाउट लें, ओ के अबाउट, टॉर्क अबाउट ओ, टॉर्क अबाउट जेड एक्सिस थ्रू ओ इक्वल्स टू 0। सिग्मा जो टॉर्क होगा ये 0 होगा जेड एक्सिस के अबाउट, तभी ये इक्विलिब्रियम में होगा। किसी भी एक्सिस के अबाउट होगा तो ओ के से पास करने वाले एक्सिस के अबाउट भी क्या होना पड़ेगा, इसको टॉर्क को 0 होना पड़ेगा। तो एक तो पहला जो फोर्स है तुमको T1 है, तो T1 इंटू तो क्या हो गया जी, तो उसी पॉइंट से पास करा तो इसका टॉर्क T1 इंटू 0 कर सकते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से भी मेजर कर सकते हैं, T1 इंटू 0। अब देख लेते हैं कौन सा किधर टॉर्क देगा, डायरेक्शन भी देखना होगा। तो ये तुमको वो पॉइंट के अबाउट अगर देखेंगे हम लोग तो ये जो तुम्हारा है इसके अबाउट ये 5g वाला जो होगा, r इधर दिया हमने और f ये क्या होगा क्लॉकवाइज घूमेगा। इसी ढंग से 2g वाला भी ये क्लॉकवाइज, ये दोनों को अगर क्लॉकवाइज को हम लोग पॉजिटिव ले लेते हैं तो ये दोनों को पॉजिटिव ले लेंगे। और ये जो एक टॉर्क होगा ये तुमको देख लेते हैं, r इधर दिया हमने, ये तो ये क्या दिखा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, इसको माइनस लेना होगा। तो और डिस्टेंस भी सबका अलग अलग है, पर्टिकुलर डिस्टेंस देते जाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो इसको प्लस वाला को इसको ले लो, तो 5g इंटू 1/2 मीटर या 0.5 लिख दो, 1/2 मीटर को 0.5 मीटर लिख दिया और प्लस लिख देंगे, ये भी उसी डायरेक्शन में दे रहा है तो 2g इंटू 0.7 मीटर और इसको लिखेंगे माइनस T2 इंटू 1 मीटर इज इक्वल टू 0। तो इसी पॉइंट के अबाउट करने से ये होगा T1 का टॉर्क 0 ही हो गया, तो ये हमारा T2 का वैल्यू आ जाएगा और इसमें डाल के हम लोग T1 का सॉल्व कर सकते हैं फिर, और इस प्रकार से हमारा वैल्यू आ जाएगा। तो ये हो गया तुमको 5g इंटू 0.5 2.5g प्लस 2g 1.4g और इज इक्वल टू T2। तो T2 इज इक्वल टू हो गया 3.9g, 3.9g ये T2 का वैल्यू हो गया, T2 इक्वल्स टू 3.9g। और T1 प्लस T2 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ तुम्हें, और T1 प्लस T2 इज इक्वल टू तुमको दिया हुआ है पुट इन 1, तो ये हो गया तुमको 2.5g प्लस 1.4g दैट इज 3.9g। तो T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 7g है, तो 3.9g प्लस T2 इज इक्वल टू क्या हो गया तुम्हें 7g फर्स्ट इक्वेशन से। तो 3.9g तो T2 इज इक्वल टू 7g माइनस 3.9g, तो ये हो गया तुमको T7g माइनस 3.9, ये 3.1g हो गया।
तो ये टेंशन T1 3.91 जी, मतलब 10 से मल्टीप्लाई या 9.8 वॉट एवर यू कैन राइट। तो ये तुम्हारा 3.9 जी, और एक तरफ 3. जाहिर है जिधर से लोड नज़दीक होगा उधर टेंशन ज़्यादा होगा, इधर की तरफ ज़्यादा होगा और इधर कम होगा। तो इस कैलकुलेशन को फिर से एक बार चेक भी कर सकते हो। ये तुमको देखो इस डायरेक्शन T1 और T2 क्या होगा, T1 प्लस T2 को इधर के बराबर कर दिया गया, और इसमें कोई भी एक्स एक्सिस में फोर्स नहीं तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, उसका इक्वेशन। और इसके अबाउट टॉर्क को हमने लिया, तो टॉर्क जबकि हमने लिया तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा, इसका जो r इंटू पर्टिकुलर डिस्टेंस इंटू ये लेंथ करते जाइए। तो एंगल यहाँ 90 है या साइन 90, इसलिए एंगल लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 5g यहाँ है इंटू 0.5 प्लस 2g इंटू 0.7, तो और यहाँ पे ये क्या होगा, ये माइनस में चला जाएगा, T2 इंटू 1 मीटर का रॉड है ये। तो इस प्रकार से क्या होगा तुम्हारा ये तुमको T2 निकल गया, फिर फर्स्ट इक्वेशन में रख के T1 को हमने कैलकुलेट कर दिया। तो जाहिर है कि T2 थोड़ा बड़ा होगा क्योंकि इधर की तरफ ये झुका हुआ रहेगा, इधर की तरफ लोड ज़्यादा है। तो ये तुम्हारा हो गया। इस तरह के इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस को हम लोग रॉड में है, तुमको एनसीईआरटी बुक में भी एग्जांपल में दिए हुए हैं, एससीआरटी के बुक में भी एक्सरसाइज एग्जांपल सब में दिए हुए हैं। इस तरह के क्वेश्चंस को इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी को तुम सॉल्व करने का कोशिश कर सकते हो। और जैसे कि तुमको दिया हुआ है कुछ क्वेश्चंस एससीआरटी बुक में भी अच्छे दिए हुए हैं, जिसको जहाँ भी दिक्कत होगा, कोई भी क्वेश्चन अगर तुमको नहीं बन रहा है तो इसके लिए तुम जो है कभी भी जो रोटेशन मैकेनिक्स के जो चैप्टर्स हैं, सेंटर ऑफ मास के हैं या वर्क एनर्जी, इन सबों में काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। सिर्फ आई होप कि बनाया भी होगा उधर का चैप्टर। और जहाँ भी तुमको प्रॉब्लम हो रही है, राइस ट्यूटोरियल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके हमसे संपर्क कर सकते हो कभी भी। और तुमको जो भी आवश्यक जानकारी है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इन सबों में क्वेश्चंस पूछने हो, या तुमको कोई थ्योरी समझने में दिक्कत हो रहा हो, तो इसके लिए तुम हमको कभी भी हमसे संपर्क कर सकते हो। और राइस ट्यूटोरियल ऐप पर लाइव क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो। तो ये तुम्हारा हो गया। अब है तुमको टॉर्क, ये तुम्हारा हो गया। अब इसके बाद जो तुम्हारा है तो टॉर्क अबाउट एनी एक्सिस जो है तुमको, अब अगला ये है तुमको लिख लेते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी में। और एग्जांपल्स वगैरह तुम बनाओगे इक्विलिब्रियम, इसमें ज़्यादा एग्जांपल्स तो इस सब लेक्चर जो तुम्हारा कंसेप्ट पर ज़्यादा जोर दिया गया है, तो कंसेप्ट के आधार पर तुम्हारा थ्योरी तो हुआ। और इक्वेशन क्वेश्चंस वगैरह के लिए तुम कभी भी संपर्क करो, या तुमको जो भी पूछना हो कभी भी ज्वाइन कर सकते हो, या कुछ और एग्जाम्पल्स बाद में आगे बनाए जा सकते हैं। क्वेश्चंस तो बहुत सारे हो सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो अब हम लोग एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जैसे कि तुमको जिसको हम लोग कह सकते हैं ये तुम्हारा एंगुलर मोमेंटम भी कहोगे इसका, एंगुलर मोमेंटम। चलिए तो एंगुलर मोमेंटम अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक टॉपिक, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम angular momentum about any point is cross product of position vector of the of line of position vector of any point on the line of movement of the particle, on line of movement of the particle, मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल, या जिस जगह पे, जिस समय की अगर तुमको एक ही जगह, जिस समय जहाँ पर है उस जगह पर एंगुलर मोमेंटम निकालिएगा तो वहाँ से उसको ज्वाइन कर दीजिए। एंड लीनियर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, लीनियर मोमेंटम mv जिसको कहते हो ऑफ द पार्टिकल। तो ये तुम्हारा हो गया ऑफ द पार्टिकल का। तो पार्टिकल का तुम्हारा होगा, जैसे कि इसके अबाउट है तुमको ये ओ एक्सिस, एक ही पार्टिकल है अभी। और सिस्टम ऑफ पार्टिकल रिजिड बॉडी का फिर से हम लोग देखेंगे, पहले एक पार्टिकल की डिफाइन कर लें, तब फिर इस पॉइंट का अबाउट अगर निकालना है तो एक पार्टिकल मान लेते हैं, एक पार्टिकल है जिसका मास m है
और ये मूव कर रहा है v स्पीड से। तो इसके जो लाइन मूवमेंट का अगर एक ही लाइन में हो रहा है तो इसमें कोई भी पॉइंट आप जैसे कि टॉर्क में लेते थे, इसके पॉइंट किसी भी पॉइंट पर ये इसको पोजीशन वेक्टर लीजिए, ये p पॉइंट पर, और ये तुमको इसको तो दिया गया डायरेक्शन के लिए तुमको आगे बढ़ा दिया गया। ये थीटा एंगल अगर ये फॉर्म करेगा तो इधर से थीटा लेना पड़ेगा इसका, ये r वेक्टर हो गया, ये p पॉइंट है तुम्हारा, ये तुम्हारा हो गया p पॉइंट हो गया, और ये तुम्हारा O हो गया, तो ये तुम्हारा OP, और इसका मान लेते हैं कि ये mv वेक्टर, मास है पार्टिकल का m और वेलोसिटी इसका v वेक्टर है। तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा, एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, दैट इज इक्वल टू r क्रॉस mv। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल L वेक्टर इक्वल्स टू क्या हो गया, r क्रॉस mv वेक्टर, r क्रॉस mv वेक्टर हो गया तुमको। ये हो गया तुमको इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम r क्रॉस mv, और ये तुम्हारा हो गया r को हम लोग r क्रॉस mv हमने कर दिया। अब तुमको यहाँ पर जो है तुमको कर सकते हैं हम लोग एंगुलर मोमेंटम LO जो तुम्हारा हो गया r mv साइन थीटा हो जाएगा। इसके बीच में जो एंगल अगर थीटा बना हुआ है तो इसको अगर r mv साइन थीटा, where theta is angle between, where theta is angle between r वेक्टर एंड mv वेक्टर। तो यहाँ पर जो तुमको r साइन थीटा जो याद होगा, अगर इससे ट्रायंगल यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें तो ये क्या हो जाता है तुमको, जैसे कि टॉर्क में करते थे सारा क्वांटिटी उसी टाइप से डिफाइन हो। यहाँ से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करें L लिख दें तो ट्रायंगल OLP से हम लोग निकाल सकते हैं ट्रायंगल। तो ये कहीं भी किसी मूवमेंट करेगा तो इसका वैल्यू सेम ही रहेगा। ऐसा भी ट्रायंगल OLP से देखते हैं इसको, ट्रायंगल OLP में, इन ट्रायंगल OLP साइन थीटा इक्वल्स टू OL बाय OP। तो OL बराबर OP साइन थीटा, OL बराबर मॉडुलस R साइन थीटा। तो L बराबर OL इंटू MV मोमेंटम, OL बराबर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम O to the line of movement of particle। इस पर जो परपेंडिकुलर हमने डाला उसके इक्वल हो जाएगा। तो ये तुम्हारा हो गया ये तुम्हारा हो गया mv के बराबर r mv साइन थीटा। अब तुमको जहाँ तक की रहा ये टॉर्क इज इक्वल टू, अब अगर ये टॉर्क तुमको जैसे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का रहा तो वो क्या होगा, जैसे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए एंगुलर मोमेंटम किसी भी पॉइंट के अबाउट एक्सिस के अबाउट निकालना है तो उसको उसके डायरेक्शन में क्या करेंगे, एंगुलर मोमेंटम अबाउट एन एक्सिस इज द प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम टू फाइंड एंगुलर मोमेंटम about an axis, calculate angular momentum about any point on the axis and take projection along the axis। along the axis तो प्रोजेक्शन के लिए क्या करना पड़ता है, उसके साथ एंगल से कोसाइन से मल्टीप्लाई करता है। तो जैसा कि तुमको टॉर्क में क्या करते थे एक्सिस के अबाउट निकालने के लिए, उसी ढंग से क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको इस एक्सिस के अबाउट निकालना है। अगर ये देखो r क्रॉस mv करेंगे तो ये किधर जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। तो अगर ये ऊपर परपेंडिकुलर एक्सिस है तब तो इसका हो जाएगा टॉर्क, ये r mv साइन थीटा ही रह जाएगा। लेकिन अगर तुमको एक्सिस अगर इस प्लेन में हो गया तो उससे एंगल 0 एंगल 90 बन जाएगा, तो आर एम भी इंटू कॉस 90 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। तो जैसा कि टॉर्क में होता था सेम सब सारा क्वांटिटी, सिर्फ इसमें फोर्स की जगह मोमेंटम है।
तो फोर्स की जगह एंगुलर मोमेंटम में तुमको लीनियर मोमेंटम, आर क्रॉस एम वी, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम ऐसा भी कर सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम उसका नाम हो गया। जैसे मोमेंट ऑफ फोर्स को कहते हैं हम लोग टॉर्क कहते हैं, और मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम दैट इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। ये किसी भी पॉइंट के अबाउट निकल गया, फिर एक्सिस के अबाउट निकालना है तो उसके साथ क्या कर दीजिए, उसका जो प्रोजेक्शन है cos 90 करके, cos थीटा करके उसको कैलकुलेट किया जा सकता है। तो जब दोनों एक ही प्लेन में रहेगा तो जाहिर है कि एंगुलर मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, उसका जीरो हो जाएगा। एक्सिस अगर एक ही एक्सिस और मूवमेंट जो पार्टिकल का है वो दोनों एक ही प्लेन में हो तो उसका एंगुलर मोमेंटम उस एक्सिस के अबाउट जीरो हो जाएगा। तो इसलिए ये जाहिर है कि एक्सिस और तुमको जो पार्टिकल का मूवमेंट है होना चाहिए, दोनों स्क्यू होना चाहिए, स्क्यू लाइंस होना चाहिए, नहीं तो एंगुलर मोमेंटम एग्जिस्ट नहीं करेगा। और एंगुलर मोमेंटम जैसे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का अगर लें जो रोटेशन में है तो उसका एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिजिड बॉडी इन रोटेशन, इन ये तुमको रोटेटिंग मतलब रोटेट कर रहा है कोई बॉडी किसी एक्सिस के अबाउट, रोटेशन प्योर रोटेशन में है तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिजिड बॉडी about axis of rotation. Angular momentum of rigid body about axis of rotation. Angular momentum of rigid body in rotation, in rotation. तो ये तुमको हो गया। तो कोई बॉडी जो है तुमको इस एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा है, ये घूम रहा है, अगर रोटेशन कर रहा है परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट, तो इसका जो परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट है तुमको तभी तुमको एंगुलर मोमेंटम एग्जिस्ट करेगा। और ये ओमेगा स्पीड से घूम रहा है, रोटेट कर रहा है इस एक्सिस के अबाउट। ओमेगा इज एंगुलर स्पीड ऑफ रिजिड बॉडी, सबका सब पार्टिकल का सेम ही होता है, रिजिड बॉडी अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस थ्रू ओ से गुजरने वाला परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट। और जाहिर है कि ओ हो गया तुम्हारा यहाँ। अब है तुमको इसका यहाँ से लेंगे इस पार्टिकल का, तो ये क्या होगा तुमको, इसका एक्सेलरेशन अगर ए आई है, इसका एक्सेलरेशन अगर क्या है, इसका ए आई है एक्सेलरेशन पार्टिकल का, और मास है एम आई। तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा तो ये मास हो गया एम आई, और इसका तुमको वेलोसिटी वी आई, इसका मास हो गया इस पार्टिकल का एम आई, और वेलोसिटी है तुमको टेंजेंशियल डायरेक्शन में ही होगा, अगर इसे घूमेगा इधर घूमेगा तो ये वी आई हो गया। तो इसका जो कि एंगुलर मोमेंटम होगा डेल्टा एल कह सकते हैं, इस पार्टिकल डेल्टा एल आई या एल आई एथ पार्टिकल का आर आई क्रॉस एम आई और वी आई, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, आर क्रॉस एम वी, ऐसा ही बता गया। ये आई एथ पार्टिकल का हो गया, और आई एथ पार्टिकल का निकल गया तो ये तुमको डेल्टा एल आई इज इक्वल टू आर आई क्रॉस एम आई, और ये लिख सकते हैं ओमेगा क्रॉस आर आई, ओमेगा क्रॉस आर आई। तो डेल्टा एल आई बराबर क्या होगा तुमको, आर आई एम आई ओमेगा आर आई, डेल्टा एल आई बराबर एम आई आर आई का स्क्वायर इंटू ओमेगा, एल बराबर सिग्मा डेल्टा एल आई, सिग्मा एम आई आर आई का स्क्वायर इंटू ओमेगा, तो एल बराबर ओमेगा इंटू सिग्मा एम आई आर आई का स्क्वायर, तो एल इज इक्वल टू आई ओमेगा।
आई हो गया तुमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस, L इज इक्वल टू आई ओमेगा। तो देखो जैसे कि L हो गया तुमको, ये I हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी, I इक्वल्स टू क्या हो गया तुमको, I इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिजिड बॉडी अबाउट द एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, और ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर स्पीड, एंगुलर वेलोसिटी अबाउट द एक्सिस। तो इसको मल्टीप्लाई करके हम लोग किसी रिजिड बॉडी का जो कि रोटेट कर रहा है उसका एंगुलर वेलोसिटी पूरे रिजिड बॉडी का हम लोग इसका निकाल सकते हैं रोटेशन में। आर क्रॉस एम भी को अप्लाई कर देंगे, हर पार्टिकल के लिए हमने अप्लाई किया, उसको ऐड कर देंगे तो पूरा का ये तुमको इस एक्सिस के अबाउट क्या आ जाएगा, लीनियर एंगुलर मोमेंटम हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। हर पार्टिकल क्या किया गया, कोई एक पार्टिकल ith पार्टिकल लिया गया जिसका मास mi है और एरिया उसका जो है एक्सिस से डिस्टेंस कितना है ri है, तो उसका हमने क्या कर दिया, उसका पहले निकाल लिया, उसका लीनियर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम निकाला था ri क्रॉस mi vi, और इस प्रकार से क्या होगा तुमको, उसको सबको ऐड कर दिए तो इसका वैल्यू कैलकुलेट हो गया, एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू निकल गया। अब है तुमको एंगुलर मोमेंटम, रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क, तो इसको हम लोग भी कैलकुलेट कर सकते हैं। रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क, तो टॉर्क अगर तुमको देखें और एंगुलर मोमेंटम में क्या रिलेशन है, इसको जरा देखते हैं हम लोग। टॉर्क, और जो टॉर्क होता था आर क्रॉस एफ, टॉर्क हम लोग निकालते थे किसी फोर्स अगर उस सिस्टम पर काम कर रहा है किसी पार्टिकल पर एफ वेक्टर, तो उसका जो कि टॉर्क होता था एक्सिस के अबाउट वो आर क्रॉस एफ होता है, और इसका जो तुमको किसी पॉइंट के अबाउट और एंगुलर मोमेंटम होता है तुमको आर क्रॉस एम भी। तो दोनों में जहाँ तक कि लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन का बात है, लीनियर मोमेंटम होता था तुमको रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। तो इसमें क्या रिलेशन है, इसको डिराइव करते हैं जरा। रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क के बीच में रिलेशन। तो दोनों को अगर लिख ले किसी सेम पॉइंट के अबाउट, तो ओ पॉइंट के अबाउट टॉर्क अबाउट ओ दैट्स इक्वल्स टू होता है तुमको टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, और उसी एक्सिस के अबाउट अगर हम लोग लिखें जो लीनियर मोमेंटम हम लोग लिखे थे आर क्रॉस एम भी, आर क्रॉस एम भी, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज टॉर्क, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज टॉर्क, तो ये टॉर्क होगा। तो टॉर्क हो गया तुमको रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम दैट्स इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ हो गया तुमको। तो अब रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं डी एल बाई डी टी, इसको निकालते हैं जरा देखते हैं। तो डी बाई डी टी इधर दोनों तरफ आर क्रॉस एम भी वेक्टर, अगर पार्टिकल है उसका आर कांस्टेंट ही है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी एल बाई डी टी इक्वल्स टू आर क्रॉस डी बाई डी टी एम भी वेक्टर, पार्टिकल का मतलब कोई पार्टिकल है, इसका एक्सिस के अबाउट ये पार्टिकल मूव कर रहा है, इसका मास m है, इसका मास m है पार्टिकल का, और वेलोसिटी इसका v है, और तो r क्रॉस एम भी वेक्टर हो गया तुम्हें। तो ये तुम्हारा आ जाएगा अब टॉर्क जो तुम्हारा हो गया डी एल बाई डी टी तुम्हारा हो गया आर क्रॉस एम भी बाहर आ गया तुमको, ये डी वी बाई डी टी हो गया। तो डी एल बाई डी टी इक्वल्स टू आर क्रॉस एम, डी वी बाई डी टी को एम ए लिख सकते हैं आप, तो एम ए दैट इज फोर्स,
तो dl/dt का इज इक्वल टू r क्रॉस ma, दैट इज फोर्स, r क्रॉस f। तो ये तो टॉर्क का एक्सप्रेशन आ गया तुमको। तो dl/dt इज इक्वल टू टॉर्क, इसका मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू टॉर्क। द रेट ऑफ चेंज, जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम फोर्स होता है, इसी टाइप से यहाँ क्या निकल गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम अबाउट एन एक्सिस is equal to torque about the axis, torque about the axis, इसको टॉर्क के इक्वल होगा, ये टॉर्क के इक्वल होगा। तो ये तुम्हारा हो गया एंगुलर मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम में तुमको दोनों के बीच में टॉर्क के बीच में रिलेशन हो गया कि dl/dt इक्वल्स टू टॉर्क। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो है किसके इक्वल होता है, टॉर्क के इक्वल होता है। तो जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू टॉर्क। अब जहाँ तक कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का स्टेटमेंट अगर इसी में देखना चाहें तो ये तुमको जैसे कि है एंगुलर मोमेंटम का, जैसे कंजर्वेशन की बात करें तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। इसका मतलब कि अगर किस में चेंज नहीं हो, टॉर्क अगर जीरो हो जाए तो टॉर्क अबाउट किसी एक्सिस के अबाउट अगर जीरो हो तो उस एक्सिस के अबाउट सिस्टम का जो है एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। ऐसा स्टेटमेंट हम लोग एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का देख सकते हैं, जो कि तो ये तुम्हारा स्टेटमेंट है कि किसी सिस्टम के अबाउट जो है तुमको एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा अगर किसी सिस्टम के अबाउट जो है एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जैसे कि एंगुलर मोमेंटम के कुछ एग्जांपल हैं कंजर्वेशन के, जो तुमको इस जो सन के अबाउट में प्लेनेट घूमते हैं, ये सभी एंगुलर मोमेंटम के कंजर्वेशन को लॉ को फॉलो करते हैं। जैसे कि है तुमको प्रिंसिपल ऑफ एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। अब है तुमको dl/dt इक्वल्स टू टॉर्क, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू टॉर्क। ऐसा हमने अब डिराइव किया। तो इफ टॉर्क इक्वल्स टू जीरो, टॉर्क अबाउट द एक्सिस इज जीरो, तो dl/dt इज इक्वल टू जीरो या L इक्वल्स टू कांस्टेंट और कंजर्व। L इज इक्वल टू कांस्टेंट का ही डिफिनेशन जीरो होता है, L इज इक्वल टू कांस्टेंट और कंजर्व। तो स्टेटमेंट हो गया इफ टॉर्क अबाउट एन एक्सिस is zero, the angular momentum of system remains conserved। इसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा सिस्टम का। अगर तुमको टॉर्क क्या हो गया, अगर टॉर्क जीरो हुआ तो इसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो टॉर्क अगर जीरो है तो इसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो गया। तो ये तुम्हारा सिस्टम का, ये तुम्हारा जिसके और टॉर्क जीरो हो गया। जैसे कि अभी बताए कि सन के चारों ओर जैसे स्टार घूम रहा है, एक इलिप्टिकल पाथ होता है, ऐसा सुना होगा, जो कि हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर में भी चर्चा करेंगे। तो सन के चारों ओर तो वहाँ पर ग्रेविटेशन फोर्स लगता है प्लेनेटरी मोशन में। ये एग्जाम्पल है जैसे तुम्हारा कौन सा, प्लेनेटरी मोशन में कंजर्वेशन, प्लेनेटरी मोशन में भी एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन होता है। जैसे कि कोई स्टार है, स्टार के इलिप्टिकल पाथ में तुमको, इलिप्टिकल पाथ में अगर यहाँ पर घूम रहा है स्टार, ये सन है
और इसमें तुमको ये प्लेनेट है P, अर्थ हो या अर्थ हो, जुपिटर हो, कोई भी प्लेनेट है, ये प्लेनेट है। ये जब घूमेगा तो इस बार तुमको देखो ये जो ग्रेविटेशन फोर्स है इसी से पास कर जाएगा यहाँ पर, ये ग्रेविटेशन फोर्स F। तो यहाँ जो टॉर्क अबाउट O है ये 0 हो गया, लेकिन फोर्स जहाँ तक ये वेरी करता है, क्योंकि Gm1m2/r² जो भी ग्रेविटेशन फोर्स है डिस्टेंस बदल रहा है, तो ग्रेविटेशन फोर्स कांस्टेंट नहीं होता है, तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन तो नहीं होगा, बट टॉर्क जो है चूंकि फोर्स कभी भी कहीं भी होगा, ये प्लेनेट यहाँ है तो भी इसी एक्सिस से पास करेगा, इस सन से गुजरने वाला जो एक्सिस होगा, तो टॉर्क अबाउट द सन जो उसके पर्टिकुलर एक्सिस पे इज इक्वल टू 0। सो लीनियर एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्लेनेट अबाउट एन एक्सिस थ्रू सन इज 0, इज कांस्टेंट। इसका क्या रहेगा, ये कांस्टेंट या कंजर्व रहेगा। तो ये तुमको एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का एक एग्जांपल हुआ। तो इस तरह से एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन हो गया तुम्हारा। इसके जो क्वेश्चंस हैं तुमको दिए हुए हैं, तुम क्वेश्चन बुक से बना सकते हो। और जाहिर है कि इसका जो रिजिड बॉडी होगा तो उसका एंगुलर मोमेंटम I ओमेगा हो गया। जहाँ तक की बात रही यूनिट वगैरह की, तो जाहिर है कि R क्रॉस M भी है, तो एक क्या हो गया उसका लीनियर मोमेंटम का जो कि तुमको यूनिट है kg मीटर पर सेकेंड, तो एक m से गुना मतलब मीटर से गुना m kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। और जहाँ तक डायमेंशन की बात है तो उसमें भी एक l से क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ml² t-2 t-1। तो ये तुम्हारा हो गया एंगुलर मोमेंटम के बारे में, इसका कंजर्वेशन। इसके जो क्वेश्चंस हैं, कोई रिजिड बॉडी जैसे कि लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन के क्वेश्चन होते हैं, उसी टाइप से तुम क्या कर सकते हो, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के भी क्वेश्चंस को तुम बनाने का कोशिश कर सकते हो। तो इसका जो तुमको कुछ एग्जांपल्स वगैरह हैं उसको भी हम इसमें बताएंगे। तो इसके तुमको इसका जो तुम्हारा है क्वेश्चंस वगैरह भी बनाने के लिए तुम कोशिश कर सकते हो। जो भी एस शर्मा का बुक है या NCERT बुक है, इन सबों पर जो दिए गए हैं प्रिंसिपल ऑफ एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, ये तुम्हारा टॉपिक तो समाप्त हो गया इस लेक्चर में। तो इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। कभी भी किसी स्टूडेंट को दिक्कत हो फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ किसी भी टॉपिक में समझने के लिए, कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा, कुछ पोर्शन समझने में दिक्कत हो या टोटल सिलेबस के लिए, उसमें लाइव क्लासेस पर तुम ज्वाइन कर सकते हो। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करें। राइट टू लैब को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके कभी भी हमसे किसी भी टॉपिक पर मदद पढ़ाई में ली जा सकती है। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त किया जाएगा।